साले की हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी पर हाथ डालने की। कुंदन के दांत किटकिटाए। पापा की बीमारी और इलाज ने भले ही उनके घर को पैसों की आग में झोंक दिया था, पर कुंदन के लिए उसकी भाभी की हिफाजत किसी भी दौलत से बढ़कर थी। जैसे ही उस मोटे आदमी के गंदे हाथ नैना की तरफ बढ़े, कुंदन की मुट्ठियां भिज गईं और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझे खुद उनके बारे में सोचने तक का हक नहीं, और ये सड़क छाप गुंडा उन्हें छुएगा। ये ख्याल आते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। माँ की दी हुई शांति की सारी हिदायतें हवा हो चुकी थी। कुंदन ने एक गहरी सांस खींची, पूरी ताकत अपने पेट में समेटी, अपना वेट शिफ्ट किया और अपने अंदर का सारा गुस्सा, सारा डर एक जोरदार राउंड हाउस किक में झोंक दिया। उसकी लात सीधे उस मोटे आदमी के जबड़े पर पड़ी। हड्डी टूटने की एक भयानक गूंज उस तंग गली में फैल गई। वो 80 किलो का भारी भरकम आदमी हवा में उछला। उसके पैर जमीन से पूरी तरह ऊपर उठ गए और वो सीधे पीठ के बल सड़क पर जा गिरा। अगले ही पल गली में एक भारी सन्नाटा छा गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सीधा साधा लड़का पलटवार करेगा। नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी आंखों में डर के साथ साथ एक चौंका हुआ यकीन और उम्मीद साफ झलक रही थी कि कुंदन ने उन्हें बचा लिया। साले, छोकरे में दम है, पकड़ो इसे। उस खूंखार चेहरे वाले चाकू वाले लीडर ने अपनी आधी जली सिगरेट जमीन पर थूकी और उसे अपने जूतों तले मसल दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुरदरी ठंडक थी, जिसे सुनकर कुंदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसके इशारे पर लोहे के पाइप पकड़े 2 गुंडे और वो बाइक वाला ड्राइवर कुंदन को चारों तरफ से घेरने लगे। गली इतनी तंग थी कि वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुंदन जानता था कि पहला वार उसी को करना होगा। उसने एक जोरदार चीख मारी, आधा खुद को तैयार करने के लिए और आधा उन गुंडों को डराने के लिए, और सीधे सबसे नाटे वाले गुंडे पर झपट पड़ा। वो गुंडा कुंदन से कद में काफी छोटा था। इससे पहले कि वो अपना लोहे का पाइप उठा पाता, कुंदन ने एक साफ विप किक से उसके पैरों पर वार किया। वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा, पर तभी कुंदन की पीठ पर किसी ने पूरी ताकत से लोहे का पाइप दे मारा। उसकी रीढ़ में आग सी लग गई। दर्द के मारे कुंदन के दांत किटकिटाने लगे, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने फुर्ती से जमीन पर गिरा हुआ पाइप उठाया और अगले वार को हवा में ही रोक दिया। लोहे से लोहा टकराने की तीखी आवाज से कान सुन्न हो गए। कुंदन ने पलटकर लंबे बालों वाले गुंडे को जोरदार लात मारी और फिर उसके ही पाइप से उसे बेतहाशा पीटने लगा। उसने 1 बार, 2 बार और फिर तीसरी बार पाइप से उसे जमकर पीटा। दर्द से चीखता हुआ वो गुंडा घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। कुंदन का ये खूंखार रूप देखकर उस बाइक वाले ड्राइवर के पसीने छूट गए। वो अपनी जान बचाकर उल्टे पांव भाग निकला। अब मैदान में सिर्फ वो चाकू वाला लीडर बचा था। उसकी आंखों में खून सवार था। वो अपना चाकू लहराते हुए गुस्से में चिल्लाकर कुंदन की तरफ दौड़ा। कुंदन के हाथ में वो लोहे का पाइप अब सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो उसकी और नैना की जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद था। उसने पाइप को एक भाले की तरह पकड़ा और पूरी ताकत से घुमाकर उस लीडर की तरफ फेंक दिया। पाइप सीधा उसके सीने पर जाकर लगा। लीडर के फेफड़ों से पूरी हवा निकल गई। वो दर्द से दोहरा हुआ और सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। बस सब खत्म हो चुका था। पूरा गैंग जमीन पर करा रहा था। कुंदन बीच में खड़ा हाफ रहा था। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। कुंदन, चलो, इससे पहले कि ये और लोगों को बुलाए, भागना होगा।
नैना की डरी हुई आवाज ने कुंदन के ख्यालों को तोड़ा। उसके दिमाग में आया, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर इनके और आदमी आ गए तो बेटा तू तो पक्का गया। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। लड़ाई जीतकर जंग हारने का कोई फायदा नहीं। उसने गुंडों को और मारने की अपनी इच्छा को दबाया। जमीन पर बिखरे हुए बैग्स उठाए और नैना के साथ उस अंधेरी गली में दौड़ पड़ा। वो तंग गली किसी भूल भुलैया की तरह लंबी और घुमावदार थी। कुंदन की सांसें उखड़ने लगी थी और पैर पत्थर जैसे भारी हो गए थे, पर रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। आखिर में जब वो दोनों मेन रोड पर पहुंचे तब जाकर उनकी जान में जान आई। अच्छी फिटनेस होने के बावजूद कुंदन बुरी तरह हाफ रहा था। नैना की हालत तो और भी खराब थी। वो अपने घुटनों पर हाथ रखकर झुकी हुई थी। उनके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। गहरी सांसों की वजह से उनकी उठती गिरती छाती को देखकर कुंदन एक पल के लिए खो सा गया। उसकी नजरें वहीं टिक गईं। कसम से दुनिया में इससे बेहतर नजारा और कुछ नहीं था। कुंदन, मुझे पानी की बोतल दोगे? नैना हाफते हुए बोली। हाँ हाँ। कुंदन ने हड़बड़ाहट में अपना बैग खोला, पानी की बोतल निकाली और उन्हें दे दी। नैना ने एक ही सांस में आधी बोतल खाली कर दी, जैसे वो पानी नहीं जिंदगी पी रही हो। जब उनकी सांसें थोड़ी नॉर्मल हुई तो उन्होंने कुंदन की तरफ देखा। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। तुम्हें पीछे चोट लगी थी, ठीक हो? कुंदन की पीठ में इस वक्त जबरदस्त जलन हो रही थी। हर एक सांस के साथ टीस उठ रही थी, पर नैना की आंखों में अपने लिए ये फिक्र देखकर उसे लगा कि उनके लिए तो वो 10 लाठियां भी खुशी खुशी खा लेगा। उसने अपना दर्द छुपाते हुए बस हल्के से सिर हिला दिया। कुछ नहीं हुआ, मैं मजबूत हूँ नैना। कुंदन ने पूछा, वो लोग कौन थे? हमें लूटने क्यों आए थे? ये सुनते ही नैना की आंखों में एक बेहद ठंडा और कड़वा गुस्सा चमक उठा। वो गुस्सा इतना गहरा था कि कुंदन अंदर तक सिहर गया, पर अगले ही पल वो भाव उनके चेहरे से गायब हो गया। बुरे लोग। उनकी आवाज बहुत धीमी और तीखी थी। उन्होंने कुंदन की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, कुंदन, अब से रात को अकेले कहीं मत जाना और सुनसान जगहों से दूर रहना, समझे? उनके लहजे में इतनी सख्ती थी कि कुंदन ने बिना कुछ सोचे बस हाँ में सिर हिला दिया। उसे अपने कदम उस्ताद की बात याद आ गई कि बड़े शहर अजूबों से भरे हैं, लेकिन इंसानी शक्ल में छुपे खतरनाक दरिंदों से भी। और रात के अंधेरे में ये दरिंदे अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है। नैना की आवाज अचानक से भारी हो गई। अगर तुम नहीं होते पता नहीं मेरा क्या होता। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। नैना को रोता देख कुंदन बुरी तरह घबरा गया। वो अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रह गया। वो मन ही मन बुदबुदाया, लो कर लो बात। ये तो रोने लगी। अब मैं क्या करूं? इन्हें चुप कैसे कराऊं यार? मेरी तो किस्मत ही खराब है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, तो उसने वही किया जो उसे उस वक्त सही लगा। वो मुड़ा और वापस उसी गली की तरफ भारी कदमों से चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? नैना घबराकर चीखी। उन हरामियों ने हद कर दी। कुंदन गुर्राया, वापस जाकर काम खत्म करूंगा। उन्हें तुम्हें डराने की सजा दूंगा। उसकी ये बात सुनकर नैना की आंखों से आंसू तो गिरे, लेकिन उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वापस आ जाओ पगले, मुझे अब गुस्सा नहीं है। तभी उनके पास एक और बाइक टैक्सी आकर रुकी। ड्राइवर ने उनसे राइड के लिए पूछा। कुंदन को लगा कि अभी जो कुछ हुआ है उसके बाद नैना दोबारा
किसी अनजान गाड़ी पर बैठने से डरेंगी। पर हैरानी की बात थी कि उन्होंने बेझिझक ड्राइवर से किराए का मोल भाव किया और कुंदन को बैठने का इशारा किया। बाइक पर बैठते ही कुंदन ने ड्राइवर को घूरते हुए कहा, गली से मत ले जाना, नहीं तो मुझसे निपटना होगा। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। ड्राइवर थोड़ा चौंका। अरे भाई, तुम लोगों को गली में खींचा गया था क्या? नैना ने तुरंत पलटकर कुंदन को एक सख्त चेतावनी भरी नजर से देखा, जिससे कुंदन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन वो ड्राइवर बातूनी था। उसने पीछे मुड़े बिना ही बताना शुरू किया कि यहाँ यादव गैंग नाम का एक लोकल गिरोह काम करता है। वो कुछ धोखेबाज ड्राइवर्स के साथ मिलकर शहर में नए आए लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। अच्छा हुआ तो बस सामान ले जाते हैं। ड्राइवर की आवाज एकदम सपाट थी, जैसे वो रोज की कोई मामूली बात बता रहा हो। बुरा हुआ तो मार मार कर अधमरा कर देते हैं, और अगर साथ में कोई सुंदर लड़की हो। वो बीच में ही रुक गया। कुंदन की मुट्ठियां अपने आप कस गईं। तो या तो वहीं उसकी इज्जत लूट लेते हैं, या हालात और खराब हुए तो किसी क्लब वालों को बेच डालते हैं। ड्राइवर ने उन्हें हिदायत दी कि अगर कभी कोई ड्राइवर अजीब बर्ताव करे तो बस चलती गाड़ी से कूद जाना, सोचने भी मत लगना। उसने कहा, नहीं तो गए। ये सुनते ही कुंदन की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। कदम उस्ताद बिल्कुल सही थे। सच में यहाँ इंसानों को शिकार की तरह देखने वाले भेड़िए भरे पड़े थे। कुंदन ने सोचा कि अगर वो उन गुंडों से लड़ नहीं पाता तो क्या होता। उसे तो शायद वो बस मार पीट कर छोड़ देते, लेकिन नैना की तो जिंदगी ही नर्क बन जाती। नैना की खूबसूरती ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती। उन्हें पलक झपकते ही बेच दिया जाता। ये ख्याल आते ही उसका खून दोबारा खौलने लगा। उसने ठान लिया कि अगर वो यादव गैंग के गुंडे उसे दोबारा कहीं दिख गए तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ ही देर में उनकी बाइक से गुजरी और एक बड़ी सी फैक्ट्री के गेट के सामने आकर रुक गई। गेट के ऊपर लगे बोर्ड पर लिखा था, सूर्या हैंगर्स। नैना ने कुंदन को बाहर इंतजार करने को कहा और खुद सिक्योरिटी गार्ड से बात करने चली गई। कुछ ही मिनटों बाद वो वापस लौटी। उनके चेहरे पर गहरी निराशा छाई हुई थी। इस साल रूल्स बदल गए हैं, नैना ने परेशान होते हुए बताया। डॉम्स में जगह पाने के लिए पहले यहाँ की जॉब होनी चाहिए। थक हार कर नैना को कुंदन के साथ वापस बाहर आना पड़ा। अब रात गुजारने के लिए उन्हें कोई और ठिकाना ढूंढना था। फैक्ट्री के बाहर एक मेन स्ट्रीट थी, जो किसी बड़े शहर की जगह किसी छोटे से कस्बे जैसी लग रही थी। वहां ज्यादातर कुंदन और नैना की उम्र के ही लड़के लड़कियां घूम रहे थे, जो शायद उसी फैक्ट्री में काम करते थे या फिर शहर में नए नए आए थे। कुंदन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने खुद से कहा, यहाँ तो एक भी लड़की नैना के आसपास भी नहीं टिकती। मेरी भाभी की आधी भी खूबसूरत कोई नहीं है यहाँ। उस सड़क पर काफी सारे होटल्स बने हुए थे, लेकिन नैना उसे कुछ सस्ते से दिखने वाले लॉजेस की तरफ ले गई। कुंदन समझ गया कि नैना पैसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। मानना पड़ेगा कि वो बहुत किफायती थी। उन्होंने 2 जगह कमरे के लिए पता किया, लेकिन दोनों ही पूरी तरह भरे हुए थे। आखिर में जब वो तीसरे लॉज पर पहुंचे तो काउंटर पर बैठी एक मोटी सी मैनेजर ने बताया कि उनके पास सिर्फ एक ही कमरा बचा है। एक कमरे की बात सुनकर नैना बुरी तरह हिचकिचा गई। उनकी झिझक देखकर उस मैनेजर औरत ने अपनी आंखें सिकोड़ी और जानते हुए भी पूछा, तुम दोनों भाई बहन हो? नैना ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उन्होंने इस बात से इनकार किया। कुंदन ने सोचा कि रिश्ते में वो फैमिली ही तो है। मैनेजर औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अरे, फैमिली हो तो क्या प्रॉब्लम है, शेयर कर लो कमरा। कुंदन
कुंदन के पैर दर्द से टूटे जा रहे थे। उसने तुरंत मौका देखा और बोल पड़ा, नैना, यही रुक जाते हैं ना, मैं नीचे सो जाऊंगा। ये सुनकर नैना के गालों पर एक हल्की सी लाली छा गई। वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। शायद वो पैसों का हिसाब लगा रही थी, या शायद कुछ और ही उनके दिमाग में चल रहा था। कुछ पलों के भारी सन्नाटे के बाद उन्होंने नजरें झुकाकर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। वो एक अनमनी सी हाँ थी, पर हाँ थी। कमरे की चाबी अब कुंदन के हाथों में थी। उसने चाबी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। नैना बिना कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और कुंदन उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। क्या ये यादव गैंग अब भी पीछे पड़ा है? एक कमरे में रात। क्या होने वाला है कुंदन और नैना के बीच? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।